वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ के बारे में। मेन बोर्ड सेगमेंट का एक और न्यू आईपीओ ये आया है। ये आईपीओ स्टार्ट होएगा 23 जुलाई को, क्लोज हो जाएगा 25 जुलाई को। इसकी अलॉटमेंट पता लगेगी 28 जुलाई को। रिफंड्स एंड शेयर्स क्रेडिट 29 जुलाई को होंगे। लिस्ट हो जाएगा 30 जुलाई को। 225 टू 237 रुपीज पर शेयर का प्राइस बैंड दिया गया है। एंड इस आईपीओ के अंदर ये कंपनी 400 करोड़ का फ्रेश इशू करने वाली है। 60.44 करोड़ रुपीज का एक ऑफर फॉर सेल रहने वाला है, जिसमें ये कंपनी 26 लाख शेयर्स को इशू करेगी। एंड जो फ्रेश इशू रहने वाला है उसमें 1,69 लाख शेयर्स को इशू किया जाएगा। अब जो इसका लॉट साइज रहने वाला है ये रिटेल कैटेगरी के लिए 63 शेयर्स का रहेगा, जिसमें 14,931 रुपए की बिड लगेगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम एप्लीकेशन 14 लॉट्स की लगेगी, जो कि 882 शेयर्स की रहेगी, 2,09,034 रुपीज की। एंड बिग एचएनआई कैटेगरी में जो मिनिमम एप्लीकेशन लगेगी वो 67 लॉट्स की रहेगी, 4,221 शेयर की, जो कि 10,377 शेयर्स रुपीज की रहेगी। इसके साथ ही अगर बात करें ये कितने वैल्यूएशन में अपने आईपीओ को ला रहे हैं, तो 2702 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन में ये कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है। एंड अगर आप बात कर लें इस कंपनी के बारे में, ये कंपनी करती क्या है क्या ये कंपनी, तो ये कंपनी 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये गाइस बेसिकली ना रिफर्बिश्ड सामान में काम करती है। जो लैपटॉप्स होते हैं, डेस्कटॉप्स होते हैं, आईसीटी डिवाइसेस होते हैं, इन सारी चीजों को ये कंपनी मतलब सेकंड हैंड बाय करती है, उन्हें रिफर्बिश करती है एंड फिर इन्हें बेचती है। यही इसका मेन बिजनेस मॉडल है। एंड ऐसी कंपनीज काफी सारी आजकल पॉपुलर हो रही है, चाहे वो फोन के सेगमेंट में हो या फिर ऐसे रिफर्बिश्ड डिवाइसेस के सेगमेंट में क्यों ना हो। बट अगर आप शेयर मार्केट में देखेंगे तो इतने ज्यादा इस चीज में लिस्टेड प्लेयर्स है ही नहीं। एंड अगर बात करें इस कंपनी के प्रेजेंस इंडिया में, यूएसए में, यूरोप में, अफ्रीका में, यूएई में भी है। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार ब्रांड के अंडर अपने सर्विसेज को ऑफर करती है। ये आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जिसमें ये वारंटी भी देती है अपने रिफर्बिश्ड सामान की। उसके साथ ही ये वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि आईटी-एडी एंड ई वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज। अब ये जो आईटी-एडी है ना, इसे बोलते हैं आईटी एसेट डिस्पोजिशन। मतलब यही है भाई, जो ये आपका सामान, जो ये चीज खरीद, मतलब कोई कबाड़ ही हुआ, मतलब कहने का है इन शॉर्ट, कबाड़ में ये लोग आपका सामान खरीद लेते हैं। ये एज आप ये लगा सकते हो भाई इलेक्ट्रॉनिक चीजों की ऐप डीलर है। उसके साथ ही अलग अलग ऑफर्स भी प्रोवाइड करती है, मतलब फ्लेक्सिबल पे ऑप्शन, इजी अपग्रेड्स, अश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम। तो ये रिफर्बिश्ड सामान होता है उसका भी बायबैक ये लोग कर लेते हैं। एंड उसके साथ ही ये लोग लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स जो कि लार्ज फॉर्मेट रिटेल स्टोर्स हैं उनसे खरीदते भी हैं, मतलब उनसे टाई अप करते हैं। एंड फिर जब आपको न्यू डिवाइसेस बाय करने होते हैं ना, ये इन सारे शोरूम या फिर शॉप्स के साथ टाई अप करके रखते हैं कि अगर ये सारे डिवाइसेस ये कंपनियां या फिर ये दुकान वाले बाय करेंगे तो ये इनको मिल जाएंगे। मतलब ये इनडायरेक्टली ये इलेक्ट्रॉनिक बाजारी इनके थ्रू बाय करा है आपसे। तो चाहे वो विजय सेल्स हो, ओईएम ब्रांड्स हो जैसे कि एचपी, लेनोवो, जो भी बाय बैक करते हैं ना, मतलब जब आप एक्सचेंज ऑफर में अपने सामान को देते हैं एंड नई चीज बाय करते हैं, तो जो ये सामान जाता है ये इस इलेक्ट्रॉनिक बाजार वाले इस कंपनी को मिलता है। तो यहाँ पे ये भी बताया रखा है। उसके साथ ही ये जो डिवाइसेस है अपने, ये 38 कंट्रीज में बेचते हैं, जिसमें इसके ऑलमोस्ट 4,154 टच पॉइंट्स हैं इंडिया में एज ऑफ 31 मार्च 2025। एंड इस कंपनी के लिए 1194 एम्प्लॉइज हैं। तो आप लगा सकते हो भाई किस स्केल में ये चीज ऑपरेट की जाती है। हालांकि ये 2700 करोड़ में अपने आईपीओ को लेके आ रहे हैं। अब अगर बात कर ले इसके फाइनेंशियल्स की, ये तो सारी थी कि ये बिजनेस करती क्या, आपको समझ आ ही गया होगा भाई। इतना कोई खतरनाक लेवल का बिजनेस मॉडल नहीं है, काफी इजी टू अंडरस्टैंड है, आप समझ भी गए होगे है क्या ये। एंड अगर बात करें इसके फाइनेंशियल्स की, तो 2023 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था ये 662 करोड़ रुपीज था। 2024 में 1143 करोड़ था एंड 2025 में 1420 करोड़ पे पहुंच गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2023 में 32 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, 2024 में सिर्फ 52 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है एंड 2025 में सिर्फ 69 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो भाई देखने में तो इसके नंबर्स इतने अच्छे नहीं है। जब इसकी बोरिंग्स को भी देख लेते हैं, 2023 में 150 करोड़ की बोरिंग थी, 2024 में ऑलमोस्ट 322 करोड़ पे पहुंच गई है एंड 2025 में बढ़कर के 446 करोड़ पे आ गई है। तो बोरिंग वैसे भी भाई बहुत ही खतरनाक लेवल पे मेरे को ये लग रहा है। अगर इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देखा जाए तो इसका पैट मार्जिन सिर्फ 4.89% है, डेट टू इक्विटी भाई 1.95 है, जो कि कभी भी ये कंपनी इतने कम पैट मार्जिन में ऑपरेट कर रही है तो कभी भी भाई इस कंपनी की सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है। आरओई इसका 30.4% पे है, आरओसी 17.31% पे है, जो एबिटा मार्जिन है वो 8.94 है, बट जब वो पैट पे आता है तो 4.89 है, जो कि बहुत ही बुरा है। प्राइस टू बुक की बात करें तो बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में अपने आईपीओ लेकर आ रहे हैं। 10.17 के प्राइस टू बुक में आईपीओ आ रहा है। जो प्री आईपीओ इसका ईपीएस है ये 7.11 है, पोस्ट आईपीओ ये 6.05 हो जाएगा। प्री आईपीओ जो इसका पी है ये 33.35 है, जो कि पोस्ट आईपीओ
को 39.14 आ जाएगा। तो इस हिसाब से इसका वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव मेरे को दिखाई दे रहे हैं। एंड अब बात कर लेते हैं इसके आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में कि इस कंपनी को इस आईपीओ से इतना सारा पैसा चाहिए क्यों। तो अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, इस कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 320 करोड़ रुपए की जरूरत है, जो कि जिससे ये बोरिंग्स को रीपे करेंगे, प्रीपे करेंगे। उसके अलावा क्या ग्रोथ करना चाहते हैं, क्या आगे कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नहीं। वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, नहीं। सिर्फ इनको अपने बोरिंग्स को रीपे करना है एंड उसके साथ ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में बचा हुआ पैसा यूज किया जाएगा। तो अब क्या ये इशू अच्छा है? आगे चल करके क्या इससे इनका रेवेन्यू बढ़ेगा? वेल, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो इंप्रूव हो जाएगा, पैट मार्जिन इंप्रूव हो जाएगा जब इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट हटेगा, बट इससे क्या टॉप लाइन ग्रो करेगा? मुझे नहीं लगता है एंड मेरे को लगता भी नहीं है भाई ये कोई अच्छा ऑब्जेक्टिव है इस आईपीओ में अप्लाई करने का। इसके फाइनेंशियल नंबर्स बहुत बुरे हैं, जो ये इतना सारा डेट बढ़ा है, क्या इससे डेट को ये पे कर देंगे? बट आगे जब रेवेन्यू इन्हें बढ़ाना है तो डेट तो दोबारा ही चाहिए होगा। उस टाइम में क्या दोबारा आईपीओ ला पाएंगे? तो उस टाइम पे ये फिर दोबारा किसी और तरीके से पैसा रेस करेंगे। 2700 करोड़ की ऑलरेडी ये कंपनी बन चुकी है, तो उस हिसाब से क्या आपको इसमें पैसा लगाना भी चाहिए? मुझे नहीं लगता है। बाकी बात कर लेते हैं इसके लीड मैनेजर एंड इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो जो इसके लीड मैनेजर है, ये 3 लीड मैनेजर हैं, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लिमिटेड, IIFL कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, JM फाइनेंशियल लिमिटेड। एंड अगर इसके करेंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो मार्केट में इसकी बहुत ही ज्यादा हाई डिमांड चल रही है। 42.62% पे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है, जो कि ऑलमोस्ट 6,363 रुपीज का प्रॉफिट बता रहा है एक लॉट के ऊपर, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। यानी कि मार्केट में इसकी काफी अच्छी डिमांड है। दूसरी चीज, अगर बात करें इसके पीयर कंपैरिजन की, तो RHP में इस कंपनी ने अपने एक पीयर को आइडेंटिफाई कर रखा है, जो कि लिस्टेड पेयर है, न्यू जैसा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। एंड अगर आप इसके वेबसाइट को भी देखते हैं या फिर इस कंपनी को भी देखते हैं, सेम ही चीज में काम करती है। ये भी रिफर्बिश लैपटॉप, मॉनिटर, टैबलेट, एक्सेसरीज जो भी होते हैं, इन सबको रिफर्बिश करके डिस्काउंटेड प्राइस में बेचते हैं। एंड ये एक 116 करोड़ रुपए की कंपनी है एंड करेंटली ये लॉस मेकिंग है। इसने इस साल लॉस रिपोर्ट करा है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एंड ये भी NSE के SME सेगमेंट में लिस्टेड है, बहुत छोटे साइज की कंपनी है। तो ओवरऑल गाइस आप देख ही सकते हैं कि क्या है इस आईपीओ की रियलिटी। अब इस पे ना एक ही चीज हो सकती है, इतनी ज्यादा हाई डिमांड के देखते हुए अपने फैमिली मेंबर्स के सारे ही अकाउंट से, क्योंकि इतनी हाई डिमांड है, मेरे को डेफिनेटली लगता है कि जो लीड मैनेजर्स हैं ये इसे फुली सब्सक्राइब तो करा ही देंगे। इस वजह से हो भी सकता है ये ओवर सब्सक्राइब हो जाए। तो अगर आपके पास ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए हैं, सबसे पहले तो भाई उसकी बिगे चेन्नई कैटेगरी में आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। वो भी इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम करेंटली बहुत अच्छा चल रहा है, जिस वजह से लिस्टिंग के वक्त अच्छा गेन हो सकता है। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जब ये लिस्ट हो जाए एंड अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट ना आए तो उसके बाद मार्केट से जाके इसको बाय कर लेना, ऐसा बिल्कुल मत करना। बहुत बड़ी बेवकूफी वाली चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज, अगर आपको रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है, अगर आपके पास 4-5 लाख रुपए भी पड़े हैं ना, स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई मत करना। अपने सारे फैमिली मेंबर्स के ये 15-15 हजार रुपए बांट दो एंड सबके नाम से एप्लीकेशन लगा देना, जिस वजह से लॉटरी बेसिस में आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। एंड मल्टीपल लॉट्स की एप्लीकेशन ऐसा मत करना, ये बेवकूफी हो सकती है, क्योंकि आपको अगर लॉटरी बेसिस में अलॉटमेंट आया तो सिर्फ एक ही बंदे को अलॉटमेंट मिलेगा एंड बचे हुए लॉट्स का जो पैसा है वो वेस्ट होगा, क्योंकि वो वैसे ही रिफंड आ जाएगा। आपको अगर एप्लीकेशन मिल भी गई तो 2 लॉट्स की एप्लीकेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ एक ही लॉट की मिलेगी। दूसरी बात, अब मैं क्या करने वाला हूं इसमें, मैं सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई करूंगा। अगर मिल गया तो सही है। एंड दूसरी बात ये भी है, मैं लास्ट डेट तक वेट करने वाला हूँ भाई। अब ये आईपीओ स्टार्ट नहीं हुआ है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लास्ट डे में देखूंगा कि अगर सब्सक्रिप्शन के फिगर्स काफी ज्यादा अच्छे रहे ना, डिमांड तो काफी अच्छी है, जिस वजह से लोग ये देख के तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, तो वही मैं भी देखूंगा। बट मैं लास्ट डे में एप्लीकेशन लगाऊंगा, मतलब UPI मैंडेट को एक्सेप्ट मैं लास्ट डेट पे करूंगा। उसके साथ ही मैं सिर्फ और सिर्फ रिटेल कैटेगरी में एप्लीकेशन लगाऊंगा। बट ये रिटेल कैटेगरी में रिस्क लिया जा सकता है। अब मैं ये आपको नहीं लेने को बोल रहा हूँ, आपको अगर अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, ये मेरी वीडियोस देख के डिसीजन मत बनाना। फुल डिस्क्लोजर है, मैं किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा आपके किसी भी लॉस का। नेक्स्ट, ये वीडियो कहीं भी पसंद आई हो, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।